हम दूसरा टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, जैव विकास। इसमें पहला क्वेश्चन है कि दिए गए युगों के सही काल क्रमबद्ध को चुनें और जो सबसे पुराना है वह पहले आएगा। इस प्रकार चुनना है, जो सबसे पुराना है वह पहले, फिर उसके बाद जो पुराना है, उसके बाद जो पुराना है, इसे लगाना है। तो सबसे पहले होलोसीन, प्लेस्टोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, ईओसीन आता है। गलत है, होलोसीन तो लास्ट में आता है सबसे। तो इसमें है ईओसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। तो ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले ईओसीन हो जाएगा। वैसे सबसे पुराना पेलियोसीन है, लेकिन पेलियोसीन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सबसे पुराना ईओसीन सेकंड नंबर वाला फर्स्ट पे आ गया। ईओसीन के बाद मायोसीन, मायोसीन के बाद प्लायोसीन, प्लायोसीन के बाद प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन के बाद होलोसीन। सबसे लास्ट में जो युग आया वह होलोसीन युग है। इसका हम एक वो देखते हैं। सबसे पहले वर्ग विभाजन देख लेते हैं कि टाइम स्केल के आधार पर कैसे भूवैज्ञानिक इसका बंटवारा करते हैं। तो सबसे पहले काल आता है। कई कालों को मिलाकर एक युग बनते हैं। अनेक युगों को मिलाकर एक कल्प बनता है। अनेक कल्प को मिलाकर एक महाकल्प बनता है। अनेक महाकल्प को मिलाकर एक महायुग बनता है। तो सबसे पहले काल, काल के बाद युग, युग के बाद कल्प, कल्प के बाद महाकल्प, महाकल्प के बाद महायुग आता है। और भूवैज्ञानिक वर्गीकरण कैसे मानते हैं? जो भूवैज्ञानिक होते हैं वो अलग तरीके से वर्गीकरण किए। सबसे पहले पेलियोसीन आया, जो अभी हम बता रहे थे। पेलियोसीन के बाद ईओसीन का वर्गीकरण। सबसे पुराना पेलियोसीन युग, पेलियोसीन युग के बाद ईओसीन काल आता है। ईओसीन काल के बाद ओलिगोसीन काल। पेलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, ये नहीं दिया था इसमें, ये पेलियोसीन और ओलिगोसीन गायब थे। तो सबसे पुराना ईओसीन, सबसे पुराना पेलियोसीन, पेलियोसीन के बाद ईओसीन, ईओसीन के बाद ओलिगोसीन, फिर मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन और होलोसीन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा गैस जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्राचीन पृथ्वी, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब अनुपस्थित थी? कौन सा गैस पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? तो मीथेन तो था, अमोनिया भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था। ऑक्सीजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। यह साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति के साथ पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति हुई और जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया बढ़ते गए पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली गई। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। पूछ रहा है कि कुछ 100,000 सालों में क्या पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह उल्टा हुआ है या रिवर्स हुआ है? तो हाँ, यह सही है, क्योंकि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वह जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। यह सही है, क्योंकि कुछ शैलों का जो चुंबकन होता है वो पृथ्वी के मुख्य चुंबकन क्षेत्र की दिशा में नहीं बल्कि उसके विपरीत दिशा में होता है। इसीलिए माना जाता है कि कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ होगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला सही है। कह रहा पृथ्वी पर जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी थी, पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्ष से पहले बनी थी तो ऑक्सीजन 54% थी पृथ्वी में। यह गलत है। पृथ्वी में पढ़ना, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था ऑक्सीजन 0% नहीं था ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड थी, ऑक्सीजन 0% था। अगला कह रहा जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। हाँ, जब जीवित जीव पैदा हुआ तो वायुमंडल को बदला, क्योंकि उसमें साइनोबैक्टीरिया जैसे जीव आए, उन्होंने ऑक्सीजन की उत्पत्ति की। जब धीरे धीरे वह पेड़ पौधों की तरह ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करने लगे, इससे वायुमंडल बदल गया, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा हुई। तो यह भी सही हो जाएगा, दूसरा केवल गलत है। तो ऑप्शन हमारा 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था। पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ था? तो 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवों का उद्गम हुआ था। 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवों का उद्गम हुआ था। 2 अरब वर्ष पूर्व।
प्रारंभ में जो जीव थे वह साधारण और एक कोशिकीय थे, बाद में वे बहुकोशिकीय बन गए और यूकेरियोटिक कोशिका वाले जो होते हैं वह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु और नीलहरित शैवाल ये साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका थे। जो पहले जीव उत्पत्ति हुई साधारण और एक कोशिकीय थे, बाद में वह बहुकोशिकीय जीवों में परिणत हो गए और उनकी कोशिका कैसी होती थी, यूकैरियोटिक कोशिका होती थी। और जो नीलहरित शैवाल थे प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते थे। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल माना जाता है और नीलहरित शैवाल ने जल और प्रकाश के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया और इसी से ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति हुई और वायुमंडल में फैलने लगी। तो सबसे पुराना जीव पृथ्वी पर नीलहरित शैवाल माना जाता है 2 अरब वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक द वर्जिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? द वर्जिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखी है द वर्जिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक। इसमें इन्होंने बताया है कि इनकी पुस्तक जो प्रस्तुत विकासवाद का सिद्धांत अपनी पुस्तक में दिए हैं। द वर्जिन ऑफ स्पीसीज में विकासवाद का सिद्धांत दिए हैं। इसको प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक पुस्तक किस पर आधारित है? यह ओवर प्रोडक्शन पर बात करती है, सही है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, ये भी सही है। रहने के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं अपने ही प्रजातियों और बहुत सारी विविधताओं के बीच। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, यह भी डार्विन ने दिया है। उपयुक्त सभी सही है इसमें। डार्विनवाद, चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में जो प्रकाशित हुई थी इनकी पुस्तक, उसी में इन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित बताया है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? विकासवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने दिया। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति कर्मिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। प्रकृति कैसे अपना विकास करती है? कर्मिक परिवर्तन द्वारा। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। जैव विकास, जिसको इवोल्यूशन कहते हैं, इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था और इनकी पुस्तक है फिलॉसफी जूलॉजिक। 1809 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। 1809 में इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक की इन्होंने रचना की, जिसमें जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का उत्परिवर्तन अगर पूछता है तो ह्यूगो डू ब्रीज ने। अगर उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहेगा या जैव विकास को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो लैमार्क। और विकास के उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने। केवल विकासवाद रहेगा तो डार्विन या डार्विनवाद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित सही है उसको मिलान करना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? अभी हम लोगों ने पढ़ा। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने। विकास का सिद्धांत डार्विन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम का है। एक जीन और एंजाइम परिकल्पना बीडल टैटम। ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनार्ड की है। तो डी का हमारा 2 सही हुए, 2 ऑप्शन मैच कर रहा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने किया, तो सी में दोनों में एक है। यह भी इससे भी काम नहीं। विकास का सिद्धांत डार्विन, बी का 3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक उत्परिवर्तन है कि लैंगिक जनन है कि हासिल किए हुए गुण है कि प्राकृतिक वर्ण है? तो विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण माना जाता है। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों और जो अन्य हासिल किए हुए जीन होते हैं उनको अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है, मार्गदर्शक का काम करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास में सांपों में जो अंग था वो धीरे धीरे लोप होते गया, इसको स्पष्ट किया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से अंग लोप हो जाते हैं। अगर कोई शरीर का पार्ट है उसका कभी उपयोग नहीं और धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगा, यह जैव विकास में कहा गया है। और बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से या बिल में रहने के कारण उनके अंगों का लोप होता है, यह गलत है, क्योंकि बिल में रहने से कैसे लोप होगा अगर वो इसका यूज करेंगे। प्राकृतिक चयन से यह भी नहीं होगा। उपार्जित लक्षणों के अनुसार अंगों का उपयोग और अनुपयोग न करने से सांपों में अंगों का लोप हो गया है। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग और अनुपयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति है तो अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ और सुविकसित हो जाते हैं तथा वह अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय और धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाते हैं। इसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषीय अंग है। लैमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों का अभाव बताया। ये मानते हैं पहले सांपों में टांगें होती थी, धीरे धीरे उनका इन्होंने उपयोग नहीं किया तो वो खत्म हो गई। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण पूछ रहा है। अनुकूलन है, सहभागिता है कि बहुगुण सूत्रता या उत्परिवर्तन? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तनवाद। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नवडार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नवडार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं और पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? सजीव जीवों में नई जाति की उत्पत्ति के लिए कौन सा महत्वपूर्ण घटक है? अगर जो सजीव जीव है उसमें कोई नई जाति की उत्पत्ति करना है तो उसमें सबसे मेन घटक कौन सा है? उत्परिवर्तन है। कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अगर डीएनए में कुछ अनुक्रम किया जाता है, डीएनए अनुक्रम में कोई परिवर्तन किया रहा है तो उसको उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार की जाती है और नए जीनों के विकास में प्रतिलिपियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन मानव है। आधुनिक वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नन का शरीर गठा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर या 6 फुट लंबा था। इसकी कपाल गुहा 16 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। एक शब्द है डेनिसोवन, यह कभी कभी समाचार माध्यमों में आता है। इसका अर्थ क्या है? एक आदिम मानव जाति। डेनिसोवन एक आदिम मानव जाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्कियोपटेरिस। आर्कियोपटेरिस है क्या है यह? आर्कियोपटेरिस जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोपटेरिस क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। सबसे पुराना पक्षी जुरासिक युग का आर्कियोपटेरिस है। आर्कियोपटेरिस जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी है जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिली हैं। इसके जीवाश्म 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टान से मिली। यह सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु है। यह सरीसृप और पक्षियों के बीच का
संयोजक जंतु है, जिनमें सरीसृपों की भांति इसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत और अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे। फिर भी यह पक्षी था, क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो गए थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। आर्कियोपटेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी है? आर्कियोपटेरिस पूछ रहा है किन वर्गों के बीच की संयोजक कड़ी। अभी हम लोग पढ़ के उभयचर और पक्षी था, सरीसृप स्तनधारी, सरीसृप पक्षी, पक्षी अभी हम लोग पढ़े सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी आर्कियोपटेरिस है। मैमथ किसका पूर्वज है? मैमथ कैरा कुत्ते का है, घोड़े का है, ऊँट का है, तो मैमथ हाथी का पूर्वज है। साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश के बर्फ में दबे एक हाथी का पूर्वज है, जो अब विलुप्त हो चुका है, परंतु बर्फ के कारण इसका मृत शरीर आज भी सुरक्षित। मैमथ का वैज्ञानिक नाम मैमथस प्राइमिजीनियस है। डायनासोर थे, ये मेसोजोइक सरीसृप डायनासोर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा सबसे पहले आया? तो सबसे पहले सैलामेंडर, उसके बाद अजगर और कंगारू। सबसे पहले सैलामेंडर आया, फिर अजगर, फिर कंगारू। सैलामेंडर का विकास लगभग 3 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व और कंगारू का उसके बाद 145 मिलियन वर्ष पूर्व। सबसे पहले सैलामेंडर, अजगर, फिर कंगारू। एक क्वेश्चन और छूट गया था। डायनासोर किस युग में रहे? डायनासोर मेसोजोइक युग में आए।